सबको नमस्ते। आज रिटायरमेंट कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क में 1 से लेकर के 15 तक था, कहाँ 12 तक, 1 से लेके 12 तक होमवर्क दिया गया था। 1 से 12 तक में जिसका जो डाउट्स है वो पूछ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो। 8 का एफ नंबर एडजस्टमेंट पूछ रहा है। और बताओ, और किसको कुछ पूछना है तो 8 का एफ नंबर एडजस्टमेंट पूछ रहा है। और पूछा और किसी का कोई डाउट? तुम बनाया हर्ष? 9 तक, बाकी क्यों नहीं बनाया? 2 छोड़ दिया। वाह भाई वाह। 10 का जी तुम्हारा ही खाली एडजस्ट तुम ही बना के आया है, बाकी सब झाड़ू लगाया है। बोलो अभिषेक, और कौन सा डाउट है? बस 2 ठो तुम्हारा हो गया। पेंसिल देना एक जरा सा, देख लेते हैं 10 का एफ और 8 का एफ और 10 का जी में क्या है। आओ भी, एक पेंसिल देना जरा है। नंबर 8 पूछ रहे हैं, 8 के कह रहा है कि 8 के एफ में क्या बात है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यही वाला ना। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट Q विल गेट 50,000 विच इज ब्रॉट बाई P एंड R इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब 20,000 रुपया, 20,000 रुपया P लेके आएगा और R 30,000 रुपया लेके आएगा। ये तो सवाल कराए थे पिछले दिन, ऐसा सवाल कराए थे ना। एक पैसा लेके आया था वो लोग और 50,000 कम पेमेंट कर दिए थे, तो बोल रहे थे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये सवाल करवाए थे तो कौन सा 7 नंबर सवाल कराए थे ना अपने सामने। तो 7 में तो सेम चीज है, एकदम सेम। वो 20,000 50,000 रुपया Q को देना है, ठीक है। तो Q को आप पेमेंट करोगे, है ना। Q के कैपिटल से काटोगे 50,000 रुपया, उसको कैश का पेमेंट कर दोगे। और समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे वो क्लास में सोता रहता है क्या? यहाँ पे P, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है ना। इनको 50,000 का पेमेंट करना है, कर दिया 50,000 टू कैश करके, हाँ। और इनको P को कितना लाना है? 20,000। P 20,000 लेके आएगा, Q 30,000 लेके आएगा। बाई कैश बोल के ले आओगे, ठीक है। ऐसे ही करना है, बस ऐसे ही कुछ तो है P, मतलब ऐसे ही रफली बता दिए, समझ में आ गया होगा। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 50 आपके पास आया और 50 गया है, तो कोई कैश पे इफेक्ट नहीं आएगा। और कौन सा पूछ रहे हो? 10 का जी। वाई विल वेट 25,000 एंड पार्टनर डिसाइड टू यूटिलाइज अवेलेबल बैंक बैलेंस एंड बैलेंस ब्रॉट बाय देम इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिए हैं? क्या आया है? 3-2 आया है। तो कह रहा है कि हमें 25,000 रुपये वाई को देना है और हमारे पास जो अवेलेबल कैश है उसको हम यूज करेंगे। तो मेरे पास अवेलेबल कैश कितना है? बैंक में 17,000 रुपया है, दिख रहा है आपको? बैंक में 17,000 रुपया है। ओ सॉरी, ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। कैश में 15,000 रुपया है। तो अगर कैश में 15,000 रुपया है तो और कितना लाना पड़ेगा? 10,000 रुपया। तो एक लोग 6,000, एक लोग 4,000 लेके आएंगे और 25,000 आप पूरा पेमेंट कर देंगे। नए बैलेंस शीट में जीरो बैलेंस दिखेगा, मतलब बैंक में कुछ नहीं बचेगा। ये भी तो कराए थे, इस तरह के सवाल हम करा चुके थे। 9 नंबर कराए थे तो 10 नंबर कॉपी समझ था एकदम। और क्या? और बताओ। आज नया सवाल शुरू करना है। तो 12 तक होमवर्क दिया गया था, 12 तक में आपका कोई डाउट्स नहीं है, अच्छी बात है। इजी सम्स था और जिस तरह का सम्स था वो हमने करवाया था। आज हम कुछ नया सम्स करवाएंगे। लोन अकाउंट का सेटलमेंट वगैरह बताना है। ये लोन अकाउंट जब बनता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होता है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं 13 नंबर में क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 निकालो सब लोग, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करें। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए बी एंड सी और उनका OPSR है 3:1। मिल गया सवाल? मिल गया? हाँ। कह रहा है कि देखो मेरे पास बैलेंस शीट टोटल है 3,57,000 से। 1 जनवरी 2013 को सी ने डिसाइड किया कि वो रिटायर होंगे। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2। ये तो OP&P दोनों दे दिए, तो रेज राइट ऑफ से आप कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 70,000। टू बी इंक्रीज मतलब बढ़ाना है, बढ़ाकर 70,000 करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है हमारे पास? 60। तो 10,000 रुपये से यहाँ बढ़ेगा। ओके, बना लेंगे रिवैल्यूएशन। एक आपको PVD बनाना है, 1,500 रुपये से बढ़ाना है। आपके पास पहले से 1,000 का प्रोविजन है और 1,500 और बढ़ाना है। बढ़ाकर 15 नहीं करना है, इंक्रीज्ड बाई लिखा है, यानी कि 1,500 से और बढ़ाना है।
वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज बाई 6,500, स्टॉक की वैल्यू 6,500 बढ़ा देनी है, ठीक है। ₹7,500 विल बी पेड टू सी इमीडिएटली, कह रहा है कि तुरंत आप सी को 7,500 रुपए जिस दिन हिसाब होगा उसी दिन दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप उसको पैसा का पेमेंट करेंगे और विथ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% का ब्याज लगेगा। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म्स एंड सी का लोन अंटिल इट इज फुल्ली पेड, जब तक वो पूरा पे नहीं हो जाता तब तक आप लोन अकाउंट बना के दिखाएंगे, ठीक है। सवाल पूरा का पूरा वैसा ही है, केवल एक लोन अकाउंट कैसे बनेगा वो हमें देखना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो एक कितना नंबर क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले एक रीवैल्यूएशन, आप फॉर्मेट लीजिए फटाफट से, इसको पॉज कर दो कुछ देर, पहले पूरा सवाल जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे, उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस कैपिटल का कितना 40, 30, 25 है, तो बाई बैलेंस बीडी 40,000, 30,000 और 25,000। इनके पास कुछ रिजर्व वगैरह पड़ा है, कंटिंजेंसी पड़ा हुआ है, तो कंटिंजेंसी रिजर्व को आप बांट दो। कंटिंजेंसी रिजर्व कितना पैसा है भाई? कंटिंजेंसी रिजर्व में 12,000, तो कितना कितना बढ़ जाएगा? 6, 4, 2, 6,000, 4,000 और 2,000। इसके बाद प्रोविडेंट फंड है वो नहीं बांटना है, और इधर गुडविल पड़ा हुआ है तो गुडविल को राइट ऑफ कर दो। गुडविल कितने का है बताओ? गुडविल कितने का है? 6,000, तो 3, 2, 1, ये 3,000, ये 2,000 और ये 1,000 हमने काट लिया, ठीक है। अब आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो बांटा जा सके। अब पढ़िए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना, वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 70,000, बताओ कितना हो जाएगा? बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितने से आएगा? बोलो मौसम। 10,000 रुपया से मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा। उसके बाद बोल रहे हैं प्रोविजन बना लीजिए 1,500 का, तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, 1,500 का नया बैड डेट का प्रोविजन बना, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड बाई 6,500 बाई स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 6,500 से हमने बढ़ा ली। आगे कह रहे हैं, बस हो गया, एक बार वैल्यू बताओ कितना आ रहा है इसमें? 15,000 की प्रॉफिट, तो 15,000 के प्रॉफिट को आप बांट दीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल बोलकर, कितना आएगा? ए, बी और सी 7,500, 5,000 और 2,500, ठीक है। तो यहाँ पे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमें पास आया, इसमें कुछ भी नया नहीं है और इसीलिए शायद बच्चे आज बहुत एब्सेंट मारे हैं। चलो जी, इनको 7,500, इनको 5,000 और इनको 2,500 रुपए। कैलकुलेशन चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। अब ये बताओ, लास्ट में ये कह रहे हैं, अच्छा ये हमारे पास गुडविल वुडविल कुछ है ही नहीं इनके फर्म में, तो एनपीएसआर का हमें कोई मतलब भी नहीं है, आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा। कुछ भी नहीं है ना, तो एनपीएसआर का कोई मतलब था क्या? कुछ भी मतलब नहीं। कह रहे हैं कि इधर आ गया, अभी यहाँ पे क्या क्या करना है आगे सुनो। कह रहा है 7,500 विल पे टू सी इमीडिएटली। चलो जी, 7,500 रुपये उनको तुरंत दे दो। कैश में पैसा है आपके? कैश में पैसा है, हाँ है। तो टू कैश या बैंक, क्या लिखा है? बैंक लिखा है, हाँ। तो टू बैंक बोलकर उनको कौन रिटायर किया? सी रिटायर किया है, तो सी को 7,500 रुपये कैश दे दो। उसके बाद क्या कह रहे हैं? एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन। हाँ, होता ही नहीं होता था, तो नेगेटिव चला जाएगा ना, बैंक ओडी चला जाएगा। तो यहाँ पे बैंक में 10,000 रुपया था तो हमने वहां से दे दिया। लोन अकाउंट इज पेड, बस ठीक ही है, और तो कुछ है ही नहीं। एक बार बताओ जरा, सी का कितना लोन में अकाउंट में जा रहा है? लोन में कितना जा रहा है बताओ? टू सीज लोन, सीज लोन अकाउंट कितना आ रहा है? 21,000 रुपया इनके लोन अकाउंट में आ गया। अब इन दोनों का बैलेंस बता दो कितना है? टू बैलेंस
CD बता दो फटाफट से, बैलेंस शीट ही बताओ मेरे को, बताओ भाई फटाफट से। बी का यहाँ पे भी दिखा रहा है 37,000, ठीक है। बी का 37,000 है और 50,500 बुक से मिल गया आपके। हाँ आगे सुनो, यहाँ पे तो सब कुछ मिल गया है, बी का लोन हो गया, बैलेंस शीट बना लें इसका। तो यहाँ पे हमको ये नहीं समझ में आया कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों दे दिए, कोई मतलब नहीं है रे, क्योंकि गुडविल वुडविल कुछ है ही नहीं, तो फिर देना ही नहीं चाहिए था, फिर भी दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं पोस्ट एडमिशन का, एडमिशन के बाद का बैलेंस शीट। तो ये बनाओ जी बैलेंस शीट, न्यू फर्म का बैलेंस शीट। कैपिटल में 2 पार्टनर आ जाएंगे, कैपिटल में ए और बी आ जाएंगे। ए का कैपिटल है 50,500 और दूसरा 37,000, 87,500। पुराने बैलेंस शीट को देख देख के बताओ क्या क्या है। क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर कितने का है, 18,000 का क्रेडिटर है, बताएं करो फटाफट से। बिल्स पेबल कितने का है, 13,000 का। उसके बाद क्या है, प्रोविडेंट फंड के ऊपर कंटिंजेंसी बांट चुके हैं, प्रोविडेंट फंड 20,000 का। प्रोविडेंट फंड नहीं बांटते क्योंकि ये एम्प्लॉय लोग का होता है जनरली, तो हम इसको नहीं बांटते, 20,000 रुपए। और आगे क्या है, ए का बी का खत्म। सी का लोन, हाँ सीज लोन कितने, सी का लोन है 21,000 रुपए। चलो जी कंप्लीट, टोटल लगाओ। इस तरफ आ जाओ भाई, इस तरफ क्या क्या चीज है हमारे पास। इस तरफ हमारे पास है डेटर, देख लेना इसको नीचे कर लेना थोड़ा। डेटर्स 22,000 का है और हमारे पास प्रोविजन कितने का बना है, 2500 का ना, तो 2500 का प्रोविजन बन गया, तो 19,500 है क्या, 19,500। बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग कितने की आई भाई, यहाँ पे 60 है, 10 बढ़ा है, तो ये 70,000 का हो गया। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, फर्नीचर एंड फिक्सचर कितने का हुआ है, 10,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद गुडविल बांट चुके हैं। प्लांट कितने का है, प्लांट हमारे पास है 32,000 का, चेक करते रहना गलती ना हो जाए। उसके बाद बैंक में कुछ पैसा 10,000 था, 7.5 दे दिए, तो बैंक में अभी 2,500 रुपये बचा है, बैंक में 2,500 है। और स्टॉक मेरे पास में 19,000 था और 6 बढ़ गया है, कितना हो जाएगा, 6.5 बढ़ा है, 25,500 कितना आ रहा है, 25,500 ना। ये आप टैली करो एक बार कितना आ रहा है। यहाँ बैलेंस शीट का टोटल दिखा रहा है आपका 159,500, दोनों तरफ टैली कर गया, तो ये आ गया 159,500, 159,500। इसमें कुछ नया नहीं था, आपने जो सीखा है वही था। इतना दूर आप करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एक चीज यहाँ देखना है, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जो सी का ये लोन आया है 21,000 रुपया, ये कह रहे हैं 21,000 को आप 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में जमा करो। तो यहाँ ना बहुत ज्यादा चक्कर फंसता है कि हम आज कितना तारीख है, 1 तारीख है, देख रहे हो ना, 1 जनवरी 2023 है। तो अब ये बताइए, इधर सुनो जरा, इधर घुमाना, इधर सुनो, इस बात को समझो। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, मेरे को एक बात बताओ कि आप नेक्स्ट पेमेंट कब करना चाहते हैं। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी 2000 जो भी डेट है, कितना है 2013 आज डेट है, और आज के डेट में 21,000 रुपया हमसे सी पाता है। तो 21,000 पाता है, इसका मतलब हम 7,000 का पेमेंट यहाँ करेंगे, 7,000 का पेमेंट यहाँ करेंगे और 7,000 का पेमेंट। प्रिंसिपल को 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाता है, लिखा हुआ है विथ इंटरेस्ट, ब्याज भरेंगे। मेरा खाली आपसे ये प्रश्न है कि नेक्स्ट पेमेंट आप कब करोगे, 31 दिसंबर को करना चाहते हो कि 1 जनवरी को करना चाहते हो, यही बात, खाली छोटी सी बात है। इस सवाल में हम ये मान के चल रहे हैं कि हम 31 दिसंबर को पेमेंट कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि वो बोलते नहीं 1 जनवरी को किया है तो 1 जनवरी को मानेंगे, तो थोड़ा सा अंतर आएगा, हम दोनों इसी में समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये पेमेंट कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2013 को,
ये कब हो रहा है 31 दिसंबर 2014 को, और ये कब हो रहा है 31 दिसंबर 2015 को। ओके, अब मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास इस साल ड्यू कितना है 21,000, तो 10% ब्याज है ना, ब्याज का रेट आपका 10% है, ब्याज कितना बनेगा ये बताइए। हाँ 700, लोन तुम्हारे ऊपर 21,000 है, 21,000 का 10% कितना बनता है 700, 700 तो यहां बनेगा 700, 21,000 का कितना बनेगा 2100, ठीक है ना। यानी अब जब हम फर्स्ट पेमेंट करने जाएंगे 31/12/2013 को, तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा 7,000 प्रिंसिपल का और 2,001, बहुत छोटा लिख रहे हैं, 2,100 किसका इंटरेस्ट का, यानी टोटल पेमेंट होगा 9,100। बात समझ में आया है। सेकेंड पेमेंट जब हम करने जाएंगे 31/12/2014 को, तो 7,000 पे हम प्रिंसिपल का देंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट आप बताएंगे, बोलो इंटरेस्ट कितना लगेगा 1400, कारण 7,000 का पेमेंट हो गया तो ड्यू अमाउंट कितना बचा 14,000, और 14,000 का 10% होता है 1,400 रुपया, तो यहाँ पे हम 1,400 देंगे, यानी सेकेंड पेमेंट हमारा होगा 8,400 रुपए का। फिर 31 दिसंबर 2015 को जब हम पेमेंट करने आएंगे तो हमारे पास ड्यू कितना बचेगा, केवल 7,000। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, 7,000 बचेगा तो प्रिंसिपल का 7,000 खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर केवल 700 ब्याज लगेगा, और कितना हो जाएगा 7,700। कभी कभी यहाँ पे बोलता है ना, ये सवाल अभी आएगा, हो सकता है या फिर उतना कठिन तुम्हारे लेवल में ना पूछे, एक आध सवाल हम दिखा दें। वो कहेगा तीनों इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बराबर होनी चाहिए, तो कितना कितना देना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो आप क्या बोले हम, ब्याज और प्रिंसिपल मिला के कुछ एक अमाउंट तैयार होता होगा। वो कह रहा है ईएमआई इक्वल आना चाहिए, कितना कितना होगा, तो ईएमआई इक्वल होने का मतलब प्रिंसिपल कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तब इस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। वो कैसे होता है, वो एन्युटी फैक्टर लगा के वो हम बताएंगे बाद में, ठीक है। अभी इसमें तुम्हारे लेवल में छोटा पहला सवाल है, ये कह रहे हैं कि जो भी लोन का अमाउंट हुआ, अभी इस बात को समझ लो अच्छे तरीके से, अगर हमारे पास टोटल 21,000 का ड्यू है यहाँ पे, तो अगर हम 7,000 का पेमेंट पहले साल में कर देंगे तो यहाँ पे ड्यू कितना बचेगा 14,000 बचेगा ना, और यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल का 7,000 रुपया पेमेंट कर देंगे तो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में मेरे पास 7,000 ही बचेगा ना, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, लोन खत्म हो जाएगा। तो ब्याज पहले साल हम 21,000 पे लगाएंगे क्योंकि लोन मेरे ऊपर 21,000 का है, दूसरे साल 7,000 प्रिंसिपल चुका दिया, बचा 14,000, तो 14,000 के ऊपर में इंटरेस्ट लग जाएगा, और तीसरे साल 7,000 बचा है तो 7,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए पहले साल आपका इंटरेस्ट 2100 है, दूसरे साल देखो 1400 है, और तीसरे साल हमेशा 700। तो ये क्या होगा 1:3 के रेशियो में होगा। अब इसको समझो, यहाँ पे पूरे प्रिंसिपल पे या 7-7-7 तो प्रिंसिपल पकड़ रहे हो, तो 3 प्रिंसिपल है, तीनों पे ब्याज लगा है, इस पे 2 प्रिंसिपल पे ब्याज लगा है, इस पे 1 प्रिंसिपल पे ब्याज लगा है, इसलिए ऐसा हुआ है। आइए लोन अकाउंट बनाते हैं। अब लोन अकाउंट में कैसे बनता है ये देखो, ये आपका लोन अकाउंट है, सी का लोन अकाउंट बना रहे हैं, छोटा सा बनाओ, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, या पहले देख लो जितना जगह लगे उस हिसाब से बना लेना। सी का लोन अकाउंट, सबसे पहले बताओ ये जो लोन है मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, पहले ये बताओ, ये जो लोन है ये मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, मेरे लिए फर्म के लिए बताओ लायबिलिटी है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस इधर होगा कि इधर होगा, अब यही दिमाग में नहीं आ रहा, बताओ इधर होगा या इधर होगा। आपने यहाँ पे क्या एंट्री पास किया था बताओ जरा, यहाँ पे आपने एंट्री पास किया सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी लोन अकाउंट, तो सी के लोन अकाउंट में जो 21,000 रुपया आया है ये कहां से आया है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाई सी का कैपिटल अकाउंट, ये कहां से आया, सी के कैपिटल अकाउंट से 21,000 आया कि नहीं। एक गलती हुई, रुक जाओ ठीक कर देते हैं, ये इसका डेट भी लिखना है हमें, आज कितना तारीख है 1 जनवरी और 13 तारीख है ना। अब ये पूरे साल लोन अकाउंट ऐसे ही पड़ा रहा और साल के एंड आ गया, एंड में हमने क्या किया, दिसंबर 31 तारीख को हमने इस पे क्या लगाया, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना लगाया 2100 रुपया लगाया ना,
और उसी तारीख को यानी दिसंबर 31 तारीख को हमने इनको पेमेंट किया बाई बैंक। कितना पेमेंट किया था याद है? 9,000, बताओ, 9,100 रुपए का पेमेंट किया। एकदम शांत क्यों हो जाता है? इसे पढ़ाई में तो मजा ही नहीं आएगा फिर। बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? लोन का केवल 14,000 बचेगा। बोलो ठीक है? हाँ। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जनवरी 1 तारीख को डेट लिख लेना, ये 2014 का डेट चल रहा है। 1 जनवरी को मेरे पास में बाई बैलेंस BD लोन में 14,000 है, ठीक है। साल के लास्ट तक 31 दिसंबर को हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया। इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया कितने का? 1400 का। और पेमेंट किया दिसंबर 31 तारीख को हमने एक पेमेंट किया बाई बैंक। कितना किया था? 8,400, ठीक है। और मेरे हाथ में बस एक किस्त और बचा हुआ है 7,000 रुपए का, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस डेट लिख लेना, बाई बैलेंस BD कितने का आया? 7,000। ये जनवरी 1 तारीख की बात है। और 31 दिसंबर को हमने इंटरेस्ट चढ़ाया, इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम पे, और 700 रुपया ब्याज चढ़ा दिया और इसको पेमेंट कर दिया दिसंबर 31 को। हमने यहाँ क्यों बाई लिखा है? अरे भाई साहब, ये तो गलती कर रहे हैं, 2 लिखना है। ध्यान भी नहीं देता क्या तुम लोग? थोड़ा सा यहाँ पे 2 बैंक बोलकर हमने पेमेंट कर दिया। कितना? 7,700 बैलेंस, बाकी नील। लोन उनका क्लियर हो गया। समझ में आया है? हाँ। तो लोन अगर क्लियर करने के लिए बोलेगा अकाउंट बनाओ, तो आपको ऐसे के अकाउंट बना के देना पड़ेगा। इसी को उतारो, फिर आगे बताते हैं। इसी में अगर 1 तारीख को पेमेंट मान के, क्योंकि हम नया सवाल कराने नहीं जा रहे हैं, हम इसी सवाल में क्या करना चाह रहे हैं कि कुछ तरीका बता रहे हैं कि वो कभी कभी कहेंगे हाफ ईयरली करो, कभी कभी कहेंगे एनुअली पेड करो, कभी कभी कहेंगे क्वार्टरली पेड करो। तो एक एक तरीके से सारा समझ लेते हैं। मान लो कि मेरे पास चुपचाप रहेगा, बात खास खोज की कर, 21,000 रुपया मेरे पास में ड्यू है, ठीक है। और वो कह रहे हैं 4 क्वार्टर में इसको जमा करेंगे। एक ही सवाल को हम अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। अच्छा चलो, एक जो चीज पहले बताना था वो, अगर पेमेंट का डेट इधर दिखाना जरा सा, अगर पेमेंट का डेट आप 1 तारीख मानेंगे तो पेमेंट यहां नहीं करना है, नीचे आके पेमेंट कर देना है। समझ पाए बात को क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे आपका पूरा बैलेंस दिखा देगा और नेक्स्ट डे आपका पेमेंट हो जाएगा। एक सवाल में वो भी दिखा देते हैं अभी कैसे होगा। अभी यहाँ पे हम इस सवाल का एक और केस ले रहे हैं कि ये 21,000 रुपये बाकी है और ये कह रहे हैं कि हमको 4 क्वार्टर में इसको जमा कर देना है। तो पहला क्वार्टर क्या होता है? 1 जनवरी है, तो दूसरा क्वार्टर का डेट कब आएगा बताओ? दूसरा क्वार्टर का डेट कब आएगा? क्वार्टर पूरा कब होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी पहला पेमेंट हमको कहाँ करना होगा? 31 मार्च को। ओके, हाँ जनवरी से ही है, डेट तो जनवरी लिया ना। जब से भी 3 महीने के बाद क्वार्टर हो जाएगा, और क्या। अगर अप्रैल से शुरू होता रहेगा तो अप्रैल में, जून में कर देना। हर 3 क्वार्टर के 4 क्वार्टर में इसको खत्म करना है। तो ये तुम्हारा, अच्छा चलो यहाँ डेट भी लिख दे रहे हैं, 1 जनवरी 13 है, यहाँ पे 31 मार्च 13 को तुम्हारा पहला क्वार्टर आएगा। 4 क्वार्टर में जमा करना है। दूसरा क्वार्टर कितने तारीख को आएगा बताओ? अप्रैल हो गया, बताओ कितना तारीख आएगा? जून। वो कह रहा है 30 जून 13 को दूसरा क्वार्टर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वार्टर कब आएगा? 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2013 को। ओके, और लास्ट क्वार्टर कब आएगा? 31 दिसंबर 2013, ठीक है। इस 21,000 को 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है। तो पहले बताइए 21,000 का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में कितना कितना आएगा? 21,000 बाई 4 करो, कितना आएगा? 5,250 रुपया, यही आ रहा है। यानी 5,250 रुपया प्रिंसिपल यहाँ हम देंगे, 5,250 रुपया प्रिंसिपल हम यहाँ देंगे, 5,250 रुपया प्रिंसिपल हम यहाँ देंगे, और 5,250 रुपया प्रिंसिपल यहाँ देंगे। बात खत्म हो जाएगी। मेरे को ये बताना है कि यहाँ का ब्याज कितना आएगा, यहाँ का ब्याज कितना आएगा,
यहाँ का ब्याज कितना आएगा और यहाँ का ब्याज कितना आएगा। 10% का रेट है। ऐसे समझना कि साल इस क्वार्टर के शुरुआत में हमारे पास लोन कितने का चल रहा था, 21,000 का, तो ब्याज कितने पे लगेगा, 21,000 पे, है ना, 21,000 पे लगेगा ना। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट कितना जाएगा, 21,000 रुपया के ऊपर 10% जाएगा। ठीक है, कितने महीने, पूरा साल भर का तो लगेगा नहीं, 3 महीने का लगेगा, इंटू 3/12 कैलकुलेट करके बताइए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड क्वार्टर कितना जाएगा, यहां पे कितना प्रिंसिपल बच जाएगा, लोन का अमाउंट। ये कह रही है कि सर 15,750 आपका बचेगा, इस पे 10% लगाइएगा 3 महीना। ओके, तीसरा क्वार्टर में हमारे पास कितना बच जाएगा बताओ। ये थर्ड क्वार्टर के शुरुआत में हमारे पास लोन कितना बच रहा है, 10,500। 10,500 का 10% लगेगा और 3 महीने लगेगा, सब 3-3 महीने का ब्याज लगेगा। और इंटरेस्ट फॉर फोर्थ क्वार्टर कितना लगेगा, फोर्थ क्वार्टर मतलब लास्ट है, कितना है, 5,250 के ऊपर 10% लगेगा और 3 महीना लगेगा। बताओ कितना आएगा, बताओ यहाँ का, यहाँ कितना आ रहा है, एक तो बता दो, उसी का मल्टीपल होता चला जाएगा। यहाँ पे नीचे वाला 131, 131.25 है, तो ऐसे इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 525 रुपया। हाँ, और इसका 3.75 और 0.5, ये आपका ब्याज बन गया। तो अभी पहला इंस्टॉलमेंट कितने का जाएगा, 525 रुपए इसमें जोड़ लीजिए, इसमें 394 जोड़ लो, यहाँ पे 263 रुपए जोड़ लो, और यहाँ पे 131 रुपए जोड़ लो, यहाँ का 50 पैसा इसमें एडजस्ट कर दिया। ठीक है ना, वो 4 आना 8 आना से कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैंने आपका कैलकुलेशन। अब इसका अकाउंट कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। यहाँ 3 साल में हुआ था, यहाँ एक ही साल में 4 बार इंस्टॉलमेंट जाएगा, तो टोटल बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, लास्ट में एक दिन टोटल लगेगा। आ जाओ फटाफट से बताएंगे 4 इंस्टॉलमेंट का डेट, और फटाफट से आप बात कर लेंगे। अगर यही हाफ ईयरली लेगा तो ये बात ध्यान रखना है, 6-6 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा, ध्यान रखना। आज डेट कितना है, 1 जनवरी 2013 और 1 जनवरी 2013 मेरे पास एक लोन आया है बाई सी के कैपिटल अकाउंट से। कितने का लोन आया, 21,000। ठीक है, हमने इनके ऊपर ब्याज चढ़ाया, कितने तारीख को, 31 मार्च 13 को हमने ब्याज चढ़ाया बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का ब्याज चढ़ाया था हमने, 525 रुपए का, और हमने पेमेंट कितना किया, 31 मार्च 2013 हमने पेमेंट कितना किया, टू बैंक। कितने का पेमेंट किया भाई, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, 5,775, 5,775 रुपए, 5775, ये हो गया। अब टोटल वोटल नहीं लगाना है क्योंकि साल वही चल रहा है, टोटल तो तब बदलेगी जब साल बदलता है ना। नेक्स्ट ब्याज कब लगेगा भाई, 30 जून 13 को। आप इंटरेस्ट का अमाउंट बताइए, बाई इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट आया था 394 रुपए, 394। पेमेंट करो 30 जून 13 को, एक पेमेंट और करो टू बैंक, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा किया, कितने का आएगा, 5,644 रुपए। फिर आप इसको लिखिए 30 सितंबर 2013 को ब्याज चढ़ाओ बाई इंटरेस्ट 263 रुपए, और पेमेंट कितना का जाएगा, 30/9 को पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट, कितना, 5,513 रुपए। लास्ट 31 दिसंबर को एक ब्याज और चढ़ाइए
बाई इंटरेस्ट 131 रुपया और पेमेंट बता दो। और टू बैंक 31 दिसंबर को हमने टू बैंक करके पेमेंट कर दिया। ठीक है, कितने तारीख से बोलो, कितना पेमेंट आ रहा है ये लास्ट वाला? 5381, ये आपका टोटल लगा लेना, हो जाएगा। तो अगर हाफ ईयरली या क्वार्टरली होगा तो ऐसा अकाउंट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये आगे के जितने सवाल हैं, मतलब अभी तक जो बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से आपको करवाया है। कौन सा करवाया ये वाला? 13। तो सब में 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18 ये सब सवाल तुम्हारे एक ही जैसे बन रहे हैं। हाँ, एक ही जैसे बनेंगे। और इन सब लोग में तुम्हारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नया बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। एक नई बात आएगी इसलिए बताएंगे। काहे? तो एसी बंद करा लो। देखो, रौनक का प्रश्न है कि अगर सर कोई डेट ऐसा बोल दे कि कमेंस्ड, जैसे यहाँ पे हिसाब हो गया हम लोगों का 1 जनवरी को हिसाब हो गया, उनके लोन अकाउंट में बोल रहा है हम क्वार्टरली जमा तो करेंगे लेकिन कमेंसिंग फ्रॉम इस डेट से। जैसे वो बोल दे कि हम कमेंस करेंगे यहाँ से पेमेंट करना, तो कंटिन्यू उतना दूर का ब्याज लगा देना और उसके बाद पेमेंट करना शुरू करना। तो इस पे तो इतना दूर का ब्याज लगेगा ही। 30 तारीख या 10 तारीख। हाँ, तो तुमको क्या दिक्कत है? कैलकुलेटर तो है तुम्हारे पास, ब्याज तो निकाल ही लोगे, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये कह रहे हैं कि एंड डेट जैसे ये 31 तारीख को आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 15 मार्च को पेमेंट करेंगे या 10 मार्च को पेमेंट करेंगे। तो भाई 2 महीना का ब्याज तो निकाल ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? मतलब दिन के हिसाब से सोचना पड़ जाएगा फिर तो। ब्याज जो निकालोगे वो तो डेज के हिसाब से निकालना पड़ जाएगा। मान लो जनवरी, फरवरी और मार्च में 13 दिन ऐसे बोल रहे हो, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च का 13 दिन, उतना बटा 365 लगा लेना, और क्या। तो डे उतना कठिन आएगा नहीं तुम्हारा, तुम अभी उस लेवल में नहीं हो। तुम्हारा भी सरल, तुमको ये सब चीजें क्या करी जा रही है? ये केवल परिचय दिया जा रहा है। यहाँ 12 में आपको केवल इंट्रोडक्शन लेवल में है। जब ऊंचे क्लास में और जाएंगे, मतलब है डेट ऐसा? नहीं, मेरे को नहीं लगता है। वो होगा तो अभी आएगा वैसा सवाल कि कमेंसिंग फ्रॉम 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, लेकिन डेट बदल के ऐसा बीच में 17 तारीख 12 तारीख ऐसे नहीं आएगा। अगर होगा तो ले आना, करवा देंगे, क्या दिक्कत है? बुक में अगर है किसी के, मेरे को तो नहीं लगा क्योंकि हम 4-5 बुक से मिलके इधर उधर से जोड़े हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नया तुम लोगों का आ रहा है 19 नंबर में, इस बात को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक 19 नंबर सवाल करेंगे हम लोग और एक 25 नंबर सवाल करेंगे। 2 सवाल अभी क्लास में करेंगे, उसके बाद कुछ आगे की चर्चा चलेगी। तो मिटा दें इसको, ये अभी और देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसमें एक नया बात आएगा। क्या बात आएगा? सुन लो। जब हम नए पुराने पार्टनर का हिसाब करके उसको पैसा दे देते हैं तो मेरा क्या होता है? कैपिटल उथल पुथल हो जाता है ना भाई, गड़बड़ा जाता है, तो उतनी पूंजी निकल जाती है। तो हम लोग पुराने पार्टनर जो होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं कि भैया हम लोगों को एक कैपिटल फिक्स कर लेना चाहिए। मान लो 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, ऐसा। अब कैपिटल एडजस्टमेंट का सवाल आ रहा है, तो 5 लाख 6 लाख कुछ एक अमाउंट फिक्स करते हैं कि हमें इतना कैपिटल रखना चाहिए। लेकिन उतने कैपिटल को किस रेशियो में रखना चाहिए, बराबर बराबर रखना चाहिए कि पीएसआर में रखना चाहिए, वो खुद तय करेंगे। तो किसी के अकाउंट में ज्यादा पैसा रहेगा वो निकाल लेगा, या किसी के अकाउंट में कम रहेगा तो वो क्या करेगा? ला देगा। अगर ये एडजस्टमेंट कुछ बोला है कि कैसे करना है तो करना, और नहीं बोला है तो करंट अकाउंट से कर देना है, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है ना? तो चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें देखो क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ ए बी एन सी, और इनका पुराना रेशियो इतना दिया हुआ है 2,50,000 से आपके पास बैलेंस शीट है। तो सी डिसाइड कर रहा है रिटायर करेंगे, फर्म का गुडविल है 30,000 रुपया, पुराना गुडविल कुछ नहीं है इन लोगों के पास है, पुराना राइट ऑफ वगैरह कुछ नहीं करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है 3,000 का, मशीनरी इज रीवैल्यूड 50,000, लैंड बिल्डिंग को रीवैल्यूड करना है। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है और एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, इनके पास यही एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बचता है, टाइपराइटर बाकी रहता है और एक तो सैलरी बाकी रहता है, ऐसे ही होता है। तो लाइबिलिटी फॉर कंटिजेंसी, जो कंटिजेंसी हमने रिजर्व बना रखा है, तो कंटिजेंट तो जानते हैं आप लोग, कंटिजेंटी के लिए हमने 10,000 का रिजर्व बनाया, लेकिन वहां 4,000 का क्लेम है, तो 4,000 रख लेना, 6,000 बांट देना। अब ये लास्ट पॉइंट जो है इसी पे हमें चर्चा करनी है। कह रहा है कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 1,50,000 टू बी इन्वेस्टेड बाई
इन्वेस्टेड इन बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन लोगों का पार्टनर में 1.5 लाख रुपया फिक्स किया, इन लोगों की कैपिटल 1.5 लाख रुपया होना चाहिए, और 1.5 लाख रुपया होना चाहिए, और वो भी किसके, इनके पीएसआर में होना चाहिए। अगर पीएसआर इनका पहले का रेशियो 3:1 है और नया पार्टनर, अरे पुराना पार्टनर जो सी है वो चला गया और इन्होंने कुछ बताया नहीं है कि पीएसआर कैसा होना चाहिए, तो हम क्या मान के चलेंगे, 3:2 रहेगा। तो 1.5 लाख को 3:2 में बांटेंगे, कितना, 90-60 होना चाहिए, है ना, यही तो होगा अभिषेक। 1.5 लाख रुपया अगर इन्होंने तय किया है कि हमारा फाइनल कैपिटल कितने का होगा, 1.5 लाख का, तो अगर 1.5 लाख को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, 90-60। अब अगर किसी के अकाउंट में ज्यादा रहेगा तो वो निकाल लेगा, किसी के अकाउंट में कम रहेगा तो वो ले आएगा। अगर दोनों में कम रहा तो दोनों लोग ले आएंगे, दोनों में। समझी नहीं, अभी सवाल बनेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो सवाल बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं। पहले जहां तक समझ में आया वहां तक बनाओ, ठीक है ना, फिर आगे लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट की बात को हम समझाते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं, समझे नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी इलाज है हमारे पास। जिनको समझ में नहीं आता उनको भी इलाज है। निक्की को समझ में आ गया, तुमको नहीं समझ में आया, वाह भाई, निक्की का खांस रही है। चलो कोई बात नहीं है, समझ में आएगा। एक्चुअली बोल के थोड़ा इसलिए समझा देते हैं कि थोड़ा थोड़ा बात समझ में आएगा। कैपिटल बताओ सबसे पहले कितना कितना है, बाई बैलेंस बीडी कितना कितना, 80,000, 50,000 और 40,000। अर्पिता को समझ में आ गया ना, अर्पिता आया? तो बुखार से क्या बुद्धि थोड़ी मर जाता है। अच्छा, जनरल रिजर्व 18,000 है, बांट दो फटाफट से। बाई जनरल रिजर्व बांटो, बाई जनरल रिजर्व कितने का आएगा बताओ अभिषेक, कितना आएगा, 9,000, 6,000, 3,000, बोलो 9,000, बात नहीं करो भाई, 6,000 और 3,000। कंटिजेंसी रिजर्व में आपके पास पड़ा हुआ है कितना, 10,000 रुपया, लेकिन कंटिजेंसी रिजर्व में कह रहे हैं 4,000 का क्लेम है, तो 4,000 हटा दें, कितना बचा, 6,000। इसको रोकना जरा, रिजर्व कंटिजेंसी रिजर्व में 4,000 का हमें रख देना है, 6,000 बचा है, तो कितना आएगा बताओ, 3,000, 2,000 और 1,000। अच्छा जी, अभी क्या है, और कुछ इसमें है नहीं है। इधर लाइबिलिटी साइड में तुमको कुछ नहीं है, एसेट साइड में कुछ है, बांटा जा सकता है, कुछ राइट ऑफ करने वाला आइटम दिख रहा है बताओ, नहीं नहीं, हाँ है क्या, दोनों बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं है। अभिषेक है कुछ, नहीं है, देखो ध्यान से, कुछ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बताया ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह रहता है तो उसको बांट देते हैं। कितने का पड़ा हुआ है, 15,000 का, कितना कितना आ जाएगा बताओ, 7,500 रुपए, बताओ 5,000 रुपए और 2,500 रुपए। क्यों बोला आदित्य नहीं है, डेफर्ड रेवेन्यू नियम में पढ़ा था ना, अगर कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, पीएल का लॉस होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रहता है, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो फिर क्यों बोला नहीं है कुछ भी, बोला 2 लाइन में लिखा था इसलिए दिख नहीं रहा था, है ना, वो किसे खिसक गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उधर खिसक गया, चलो कोई बात नहीं। अब आगे और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बताओ गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करें। गुडविल को 30,000 का गुडविल है, तो आओ भाई गुडविल को थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं। ए है, बी है और सी है। 30,000 रुपया को आप रेज करो, 15,000, बोलो 15,000, 10,000 और 5,000, ये हो गया रेज। और सी कह रहा है हम जाना चाहते हैं, हमने कहा शौक से जाओ, 5,000 का तुम्हें मिलेगा खाली। राइट ऑफ करो, पुराना रेशियो इन लोगों का कुछ मालूम नहीं है, और नया रेशियो इन लोगों का नया रेशियो मालूम नहीं है, पुराना रेशियो 3:1 था, और नए रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 9,000 और यहाँ पे गलत है, नहीं 30,000 करना था, 18-12 होगा रे, 9 क्यों बोल रही है, 18,000 और 12,000। इसका मतलब इनको 2,000 रुपया देना पड़ेगा और इनको 3,000 रुपया देना पड़ेगा, 3,000 रुपया देना पड़ेगा। ओके, तो सी को एक बार 3,000 रुपया मिलेगा और एक बार 2,000 रुपया मिलेगा। जो 3,000 रुपया मिला वो कहां से मिला, बाई ए के
कैपिटल अकाउंट से, और जो 2000 मिला है वो कहां मिला? बाई बी के कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, ये कर चुके हैं अपने इस तो बहुत बार। तो ए के कैपिटल अकाउंट से कितना कटा? 3000 रुपए कट गया, और बी के कैपिटल अकाउंट से कितना कटा? 2000 कट गया, और ये गया कहां? सी के कैपिटल अकाउंट में। किस बात का दिए वो संस्कार, ये सब चीज पैसा? गुडविल का। ठीक है, क्या स्टेटस पे लगाया था तुम कल? अच्छा, कुछ अच्छा लगाया था, हम बोले ये भी लगाता है कभी कभी। चलो आगे सुनो, अब ये क्या कह रहे हैं, सुनो आगे। ये तो अभी हमने केवल, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है चलो हो गया, वो भी इंसान ही है, लगा दिया क्या दिक्कत है, तुम लोग उसके पीछे ही पड़ जाता है। अभी नलायक है, अच्छा लगाया होगा अभी, चलो ठीक है देखते हैं। अभी ये सुनो, अब ये तो बैलेंस शीट का जो काम हो सकता था वो हम लोग कर चुके हैं। अब नीचे इनके क्लॉजेस पढ़ते हैं। गुडविल का काम करते हैं। कह रहा है पीवीडी को आप बढ़ाकर 3000 कर दो। प्रोविजन मेरे पास 2000 है, कितने का बढ़ेगा? नया प्रोविजन कितने का बनेगा? बोलो भाई। हाँ, 1000 रुपए का। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज्ड टू लिखा है, इंक्रीज टू और बाई का लैंग्वेज थोड़ा पढ़ा करो। मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 50,000। मशीन की वैल्यू कितनी थी? 60, और ये हो गई है 50, यानी 10,000 रुपया आप मशीन की वैल्यू को कम कर दो। 10,000 रुपया मशीन की वैल्यू कम कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लैंड बिल्डिंग को रीवैल्यूड किया 1 लाख का, जो 80,000 का था, तो 20,000 रुपया मेरा लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। बाई लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ तोड़ दो, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 से हमने बढ़ा लिया। नेक्स्ट बताओ क्या है? मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलकर, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने का? 2000 रुपया। और मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये नए वाले बैलेंस शीट में आएगा। टाइपराइटर कितने का? 5,000 रुपया। नेक्स्ट क्या है? खत्म। एक कंटिजेंसी रिजर्व है, वो तो आ ही जाएगा नए वाले में, बात खत्म हो गई। बैलेंस इसका टोटल लगाओ कितना आ रहा है? 12,000 रुपया। यहाँ पे भी प्रॉफिट है, तो आ जाओ 12,000 का प्रॉफिट। एक लोग को 6,000, एक लोग को 4,000, एक लोग को 2,000, यही है। तो यहाँ पे लिखो भाई, बाई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना? 6,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, हाँ अब क्या कह रहे हैं सुनो, लास्ट में। अच्छा, बी का रिटायरमेंट कौन ले रहा है? सी ना। तो सी का पहले हिसाब बता दो कितना लोन आ रहा है, पहले इनको विदा करो, फिर उसके बाद में मैनू विदा करो। आओ विदा करो, कितना आ रहा है हिसाब बताओ। उसको सी को पेमेंट कुछ करना नहीं है, तो सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो पहले। 48,500, हाँ ठीक है, यहाँ आंसर में भी आपका 48,500 दिया है। आंसर देख के बताया है? अच्छा ठीक है, 48,500। अब एक बात बताओ, सुनो, अब जो कैपिटल वाली बात कह रहे थे वो ध्यान से सुनो। बताएं, कैपिटल वाली बात में ये कह रहे हैं कि पुराने पार्टनरों ने जो रह गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने फर्म का कैपिटल तय किया है कि अब फर्म का कैपिटल 1.5 लाख होगा। ठीक है, फर्म का कैपिटल कितना होगा? नए फर्म का कैपिटल 1.5 लाख रुपया होगा, और ये हमारे नए पीएसआर में होगा। तो नया पीएसआर इनका कितना होगा? 32 है। उस हिसाब से ए के अकाउंट में एनी हाउ 90 होना चाहिए, और बी के अकाउंट में 60 होना चाहिए। पहली बात आओ, इतनी बात समझ में आई है? यही बात समझा रहे थे। वो कह रहे हैं कि इन्होंने फर्म का कैपिटल फिक्स कर लिया कि 1.5 लाख रुपया होना चाहिए, और वो नए पार्टनर के पीएसआर में ये कभी इक्वल भी दे सकते हैं, कभी कम ज्यादा, कोई भी रेशियो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर सवाल में ये पीएसआर पे ही बोलते हैं। तो एनी हाउ इनको 90 होना चाहिए, इनका 60 होना चाहिए। ओके, अब ये बताओ मेरे को, ए का कैपिटल आप जोड़ लगा के बताओ इनके अकाउंट में एक्चुअली में कितना है। ये कह रहे हैं ए के अकाउंट में अभी 87,500 है। आप भी जोड़ लगाइए सब लोग, तब थोड़ा बता पाएंगे। 87,500, और उसका होना कितना चाहिए? 90 होना चाहिए।
समझ पा रही बात को? इन्होंने कहा था फर्म का कैपिटल हमने फिक्स कर लिया है, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल है, इतना होना ही चाहिए, और ये हमारे पीएसआर में होना चाहिए। तो हमने कहा इनका 90 और इनका 60 एनी हाउ होना चाहिए। हमने जोड़ लगाया तो ए का पार है 87,500, कम है, कितना कम है? तो 2500 रुपए लेके आएंगे बाई कैश या बैंक, जो भी आपके बैलेंस शीट में लिखना चाहे वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ 2500 रुपए ये लेके आ गए। ओके, यहाँ पे अगर लिखने का मन है तो लिख लीजिए कि ये डिफिसिट था इसलिए ले आया। ठीक है, अच्छा आगे बताइए, बी का कैपिटल बताओ कितना आ रहा है? 55,000। बाप रे बाप, ये भी कम है 55,000, और इनका होना कितना चाहिए? में पढ़ा है 55,000, होना कितना चाहिए? तो इनको 5,000 और लाना पड़ेगा ना, तो ये 5,000 रुपए इन्होंने ले आया। तो अब इनके अकाउंट में जो बैलेंस इन्होंने सोचा था वो बैलेंस हो गया। इन्होंने सोचा था मेरा 90 होना चाहिए, हो गया। इन्होंने सोचा था इनको 60 होना चाहिए, हो गया। ठीक है, यही चीज समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आया? तो कठिन क्या लग रहा था? वो बोले बात से समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ गया, अभी ठीक है। मिटा दे इसको। तो ये वाला पार्ट इसलिए मिटा दिए क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे, आप बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे फटाफट से। इसको रोको। बैलेंस शीट सबका टैली कर गया है तो फिर बनाने की जरूरत नहीं, तो इजी है कि बनाया जाए। बना लोगे? तो बनाया ही नहीं, देखो बैठा है, तो बना फटाफट से, बना लो। फिर एक सवाल हम लोग करेंगे, एक अलग तरह का सवाल है आज, और अगले दिन ये खत्म हो जाएगा। रिटायरमेंट 3 दिन में खत्म, बहुत तेज चले हम लोग। ठीक है, शुरू करें? रुके कि शुरू करें? पहले बताओ भाई, शुरू करिए। हाँ चलो ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 या 24, दोनों में से कोई एक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसा है तो एक करते हैं। बोलो कौन सा कर दें? 24 कर दें या 23 कर दें? 24 करते हैं, 24 में मार्क किया हुआ है। एक मिनट इसको रोकना दे थोड़ा। 24 शुरू करें? तो शुरू करते हैं। इसमें क्या नई बात है, इसमें भी देखा जाएगा, कुछ नया बात है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले कैपिटल, आओ भाई कैपिटल बैठाओ, बाई बैलेंस बीडी। बताओ भाई कैपिटल कितना कितना है इनका? 50 50 40, 50,000, 50,000 और 40,000। हाँ, नेक्स्ट क्या है इनके पास? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब क्या हो गया? रिटेन अर्निंग का मतलब पीएल अकाउंट का बैलेंस है, यानी इतना पैसा इनके पास रिटेन अर्निंग है, वही पीएल ही लिख लो, पीएल अकाउंट है। कितना पैसा रिटेन कर रखा है इन्होंने? 10,000 रुपया। किस रेशियो बांटना है? 3 3 2 में। कितना कितना बचेगा? 3 3 3 3 6 2 8। बताओ भाई कितना कितना आएगा? 3 3 2 में बांटो फटाफट से। 10,000 रुपया है। 3,750, 3,750 और 2,500। पक्का? चलो जी। आगे इधर कुछ भी है? हाँ, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, बांट दो जरा। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, हम टू कोई बाई लिख दिए। टू डेफर्ड एक्सपेंडिचर कितना कितना बता रहे हो? 8,000 रुपया है, तो 3,000 इनके से काट लो, 3,000 इनके से काट लो और 2,000 इनके से काट लो। और कुछ है? द आंसर इज नो। चलो जी, अभी पहले इनका ओपी एनपी सर हम लोगों को निकालना पड़ जाएगा। आओ निकालें इनका। देखो ओपी रेशियो एनपी रेशियो निकाल रहे हैं। ओपी रेशियो इनका कितना था? 3/8, 3/8 और 2/8। कह रहा है कि बी रिटायर कर रहा है, बी शेयर विल बी टेकन बाय ए एंड सी। बी जब रिटायर कर रहा है तो इसका रेशियो है 3/8, और इसको ए और सी ले रहे हैं। किस रेशियो में? 1:2 में। इसका मतलब ये हुआ 3/8 का 1/3 ये ले लेगा, और 3/8 का 2/3 ये ले लेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1/8 कौन कौन गेन किया? 1/8 ये गेन किया और 2/8 ये गेन कर लिया। तो इनका एनपी कितना आ गया? एनपी कितना आ गया बताओ? 4/8। इनका कितना आ गया? 4/8। वाह, ये तो इक्वल हो गए, है ना?
तो एनपी रेशियो आ गया 1:1 और गेनिंग रेशियो आ गया, गेनिंग रेशियो इन्होंने खुद ही दे रखा था कि 1:2 है ना। तो ये पूरा माजरा है, इसको आप देख लीजिए आराम से, हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है, आप देख लीजिए, ठीक है। अब ये बताओ गुडविल, फर्म की गुडविल 24,000 है, तो रेज राइट ऑफ करके बताओ कितना कितना क्या क्या होगा, कर लोगे? हाँ, गुडविल 24,000 का गुडविल है, पहले ए बी और सी रेज करो, कितना आएगा? 8 तिया 24, 3 तिया 9,000 और 9,000 और 6,000, ये रेज हो गया। राइट ऑफ में बी कह रहा है हम जाना चाहते हैं, हमने कहा तुम्हें 9,000 मिलेगा। राइट ऑफ ये कैसा रेशियो हो रहा है इनका, न्यू रेशियो हो रहा है 1:1, यानी 12,000 ये राइट ऑफ करवाएंगे और 12,000 ये राइट ऑफ करवाएंगे, यानी ये 6,000 रुपए देंगे और ये 3,000 रुपए देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? ये 3,000 देंगे, ये 6,000 देंगे और इनको 9,000 मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो भाई साहब बी को एक बार मिलेगा 3,000 रुपए और एक बार मिलेगा 6,000 रुपए। ये जो 3,000 मिला है वो ए के कैपिटल अकाउंट से आया है और ये जो 6,000 मिला है वो सी के कैपिटल अकाउंट से आया है। ए से कटेगा 3,000 और सी से कटेगा 6,000 और ये जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में, किस बात का? गुडविल का। हाँ जी, गुडविल का एडजस्टमेंट आपको समझ में आया है? आदित्य तुमको समझ में आया है? चलो जी, अगला प्रश्न, इन्वेस्टमेंट विल बी एप्रिशिएटेड बाई 25%। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाओ, कितना बढ़ा? 25%, कितना आएगा बताओ? बाई इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए इन्होंने कहा कि बढ़ा दो। आगे कह रहे हैं कि एंड फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएट कर दो, बताओ कितना आ जाएगा? टू फर्नीचर 1,500 रुपए से कम कर दिया, ठीक है जी। आगे कह रहा है कि गुड्स परचेज्ड फॉर 1,900 ऑन क्रेडिट वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द सप्लायर्स अकाउंट। कहता है एक हमने माल खरीदा था 1,900 रुपए का, लेकिन उसको हमने क्रेडिटर के अकाउंट में लिखना भूल गए हैं, तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, यहाँ पे क्रेडिटर बढ़ा लो, मेरे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ा, कितने का? 1,900 रुपए का एक लाइबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। हो गया कंप्लीट। अच्छा, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना, अब एक नया चीज आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें प्रॉफिट आया कितने का? सबका आ गया। तो 1,600 रुपए को प्रॉफिट को कितना 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 आएगा बताओ? ए बी और सी में कितना कितना आएगा? 6,000, 600, 600 और 400। लो भाई, बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 600, 600 और 400। बोलो, इतनी दूर बात समझ में आया? सारा ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, पढ़े आगे? इतना दूर तक तो नॉर्मल है ना। अब ये ई नंबर पॉइंट में कह रहे हैं कि ऑल ऑफ बीज ड्यू विल बी पेड ऑफ। यहां झंझट शुरू हो रहा है। अब झंझट कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। ऑल क्या बोल रहे हैं? ऑल बीज ड्यू विल बी पेड ऑफ। तो बी का सारा पैसा पे करना। पहले आप बी का हिसाब निकालो कि कितना रुपया उनको देना है। 60,350। ठीक है, चलो इनको पेमेंट करते हैं। टू कैश या बैंक से इनको पेमेंट कर देते हैं, जैसे भी पेमेंट करो। 60,350, बात खत्म हो गई इनकी। लेकिन अब इतना दूर समझ में आया कि बी का पैसा पेड ऑफ करना था। लेकिन मजे की बात ये देखो कि बी को पेड ऑफ करने के लिए हमारे कैश बुक में केवल 10,000 रुपये पड़ा था। दिख रहा है वहां पे बैलेंस शीट में, आपको दिख रहा है कैश बैलेंस 10,000। इनको दिया कितना है? 60,350। 50,350 रुपया कहाँ है? ये तो है नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं। अभी देखो आगे कुछ क्लॉजेस बोलेंगे वो। तो इसका मतलब 50,350 रुपया हमको चाहिए होगा ना पेमेंट करने के लिए। हमें पेमेंट तो कर दिया है, लेकिन वो माइनस में चल रहे हैं, इतना ध्यान में रखना है। वो कह रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल 1.5 लाख इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
इसका मतलब ये है कि हमको अब यहाँ पे दो डिसीजन ले सकते हैं, या तो ये कि भाई जो नेगेटिव पैसा है वो भी उन लोगों को लाना पड़ेगा 50,350 और 1.5 लाख वो पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। एक तो ये करना होगा। दूसरी बात ये है कि हम इसको माइनस में ले जा सकते हैं कि भाई वो लोग खाली रखेंगे 1.5 लाख को मेंटेन करें और वो 50,000 जो 50,350 है वो आउटस्टैंडिंग में मतलब ओवरड्राफ्ट में चला जाए। तो दो ऑप्शन है। हम लोग यहाँ पे पहला ऑप्शन ये ले रहे हैं कि उन लोग नेगेटिव में नहीं जाएंगे, कैश में बैलेंस नहीं रहेगा, वो चलेगा, जीरो हो जाए चलेगा। ठीक है, अभी देखो ध्यान से यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। कह रहे हैं प्रिपेयर, इन लोगों को पैसा लेके आना पड़ेगा। इन लोगों ने तय किया अभी जब पैसा वो लोग लेके आएंगे ना तो अपने आप कैश अवेलेबल हो जाएगा, तो अपने आप पेमेंट ऑफ हो जाएगा। समझ में आया? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब 10,000 रुपये हमारे पास कैश में कितना पड़ा हुआ है, 10,000 रुपये पड़ा हुआ है और हमें पेमेंट कितना कर दिया है 60,350, तो हमारे पास तो कैश ही नहीं है। तो कैश कहाँ से आएगा? इन लोगों का जब अभी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो ये कुछ कैश लेके आएंगे ना तो अवेलेबल हो जाएगा। अभी देखो नहीं होगा तो देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले आप ए का बैलेंस निकालो, ए कितना बैलेंस हो रहा है। इन लोगों ने तय किया है कि 1.5 लाख होना चाहिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो 1.5 लाख अगर होना चाहिए और एनपीएसआर इनका 1:1 है, यानी 75,000 इनका और 75,000 इनका होना चाहिए। अभी ये बताओ, इन्होंने कहा है एनपी रेशियो और एनपी मेरा 1:1 है इसलिए 75 की, ठीक है। बताओ कितना बैलेंस पड़ा है ए के कैपिटल में? हाँ 48,350 है, यानी ए को कितना लाना पड़ेगा बताओ? तो 26,650 रुपया बाई कैश, 26,650 रुपया आ गया। और सी का देखो कितना आ रहा है, सी का भी लाना पड़ेगा। कितना? बी का कितना बता रहे हो? यहाँ पे तो कुछ अलग दिखा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ अलग दिखा रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पे तो 40 क्या बोल रहा था? 40,100 ये लेके आया है ना। अब ये देखो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 40,100 हो गया। तो कितना हो गया टोटल मेरे पास कैश, अवेलेबल कैश कितना हो गया? ये मेरा कैश है, कैश कितना अवेलेबल हो गया? तुम कैलकुलेटर एकदम गरीबी में चल रहा है क्या? तो क्यों नहीं लेके आधा सामान बस चले, आज मम्मी पढ़ाए क्या? चलो चलते हैं, आज क्या होगा देख लेते हैं। हाँ नहीं समझ में आ रहा है। 750 और ये 76,750 और इसमें से पेमेंट कितना कर दिया? 60,350 का पेमेंट कर दो। कितना बच रहा है? 16,400। ये आपका अवेलेबल कैश होगा जो बैलेंस शीट में आएगा। अब बैलेंस शीट फटाफट से बना के दिखा दीजिए। बैलेंस शीट टोटल हो गया आपका? बैलेंस शीट टोटल कर गया? बोलो बैलेंस शीट टोटल कर गया? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो आज भी एक चीज बताए, अब अगला सवाल क्या होगा ना कि वो कैश को भी मेंटेन करना चाहते हैं, पेमेंट भी करना चाहते हैं और अपना कैपिटल भी मेंटेन करना चाहते हैं। इस तरह का सवाल आएगा। वो 25 नंबर सवाल है। आप एक बार घर में ट्राई करेंगे, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्लास में तो करवाएंगे। नहीं बैंक ओडी क्यों जाएगा? आपके पास अवेलेबल कैश हो गया, पैसा अवेलेबल हो गया तो बैंक में ओडी क्यों ले जा रहे हो? अगर आपके पास 10,000 था, ए इतना रुपया लेके आया और सी इतना रुपया लेके आया तो आपके पास इतना हो गया, तो ओडी क्यों जाएगा? आपका तो इतना ही पेमेंट हुआ ना, बी को तो तुम इतना ही पेमेंट किए, तो इतना अवेलेबल बैलेंस है, ये आपके बैलेंस शीट में आएगा कैश बोलकर। ओडी में तो तब जाएगा जब हमारे कैश में होता नहीं। ओडी कहाँ जाएगा? समझ में आया बात क्या बोल रहे हैं? तो क्यों बोला ओडी जाएगा? ओडी में क्यों जाएगा? ये तो पॉजिटिव बैलेंस है। ओडी तो तब जाता कि नेगेटिव हो जाता। अगर इसमें कैश अवेलेबल है तो हम क्यों ओडी में जाएंगे? हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, बैंक से उधार ले लें, हैं? ये क्या मतलब है? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आपका होमवर्क है 25 नंबर तक, 25 नंबर तक होमवर्क है। 25 नंबर हमने जानबूझ के एक्स्ट्रा डाला है और आशा है कि बना लेंगे। अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाएंगे तो अगले दिन 25 से शुरू करें और अगले दिन ये रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, सबको बाय बाय, टाटा।